बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर की तहसील खोरटा और बिलखसूस इसका एक गांव बंडली गुज़श्ता तकरीबन एक हफ़्ते से सोग में डूबे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के बेशुमार अफराद यूनान के साहिली इलाके में एक कश्ती डूबने के बाद से लेके लापता हैं। ये 14 जून 2023 का वाक़या है, जब यूनान के साहिली इलाके में आयोनियन सी में माहीगीरी में इस्तेमाल होने वाली एक कश्ती डूबी, जिसमें कहा जाता है कि 750 इलीगल इमिग्रेंट्स ऑन बोर्ड थे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 300 या इवन 400 तक पाकिस्तानी भी मौजूद थे। पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला समेत आज़ाद कश्मीर के बेशुमार नौजवानों की, बेशुमार अफराद की मौजूदगी का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है इस कश्ती में। दुआ है कि अपनों से लापता होने वाले अफराद सही सलामत हों, और जो इस दुनिया से जा चुके अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके लवाहिकीन को अल्लाह सब्र जमील अजर अज़ीम अता करे। इलीगल इमिग्रेंट्स की कश्तियाँ डूबने का ये पहला वाक़या नहीं है। साल 2023 की पहली छमाही में भी हमने एक रिपोर्ट सुनी थी, जिसमें बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स इटली जाते हुए ऐसे ही एक तूफ़ान का शिकार हो गए थे। सवाल यह है कि तारकीन वतन क्यों अपनों से दूर अपना घर बार छोड़ के इतनी सऊबतें बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को आमादा करते हैं? क्यों मरने वालों का ताल्लुक़ सिर्फ़ लीबिया, मिस्र और पाकिस्तान समेत बेशुमार हमारे इन ममालिक से है? क्या इसका जवाब सिर्फ़ इतना ही है कि उनकी मौत आई हुई थी तो मर गए? कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि यूनान, इटली समेत यूरोप के दीगर ममालिक के अफराद डंकी लगाते हुए हमारे ममालिक में आने की उन्होंने कोशिश की हो? क्यों हमारे नौजवानों ने 22 लाख रुपए फ़ी कस एजेंट्स को दे के अपनी ज़िंदगी की बेट लगाने की कोशिश की? सोशल मीडिया पे एक तस्वीर, बड़ी इमोशनल किस्म की एक तस्वीर गर्दिश कर रही है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि 76 सालों में किस तरह से हमने अपने आबाओ अजदाद ने, जो हमारे आबाओ अजदाद ने हिजरत की थी इस मुल्क में आने के लिए, उसमें किस तरह से उन्होंने ट्रेन्स के ऊपर जानें गंवाई थी, और किस तरह से अब आज की नस्ल इस मुल्क से भूख से बचने की खातिर जाते हुए अपनी जानें गंवा रही है। पहले हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन का कॉन्सेप्ट जहन में आता क्यों है। हम ख़बरों में जो मनाज़र हमने देखे हैं, ऑप्टिक्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सारे के सारे लोग जो जा रहे थे कश्ती के ऊपर, या जिनकी लापता होने की इत्तला है, वो लाजमी नहीं है कि बड़े ही गरीब घरानों से थे। बहुत सारे उनमें से वेल ऑफ फैमिलीज से थे, काफ़ी पढ़े लिखे नौजवान लग रहे हैं, लेकिन स्टिल कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या चीज़ उन्हें मजबूर करती है अपने मुल्क से बाहर जाने के लिए? अब इस हादसे में बहुत से आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के लापता होने का ख़दशा है, तो इसलिए मैं आज़ाद कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ही इस चीज़ का आंसर करने की कोशिश करूँगा। मेरा ताल्लुक़ ज़िला कोटली के ही एक नवाई गांव चौकी टिंडा कला से है, जहां तकरीबन 90% ऐसे घर मौजूद हैं जिनमें से एक या एक से ज़ायद लोग बाहर रोज़गार की खातिर मौजूद हैं या बाहर डुअल नेशनलिटी के साथ सेटल्ड हैं। मीरपुर और कोटली आज़ाद कश्मीर में बाहर सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी दहाइयों से चला आ रहा है, और अब ये कॉन्सेप्ट आज़ाद कश्मीर बल्कि पूरे पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। मैं अगर अपने इलाके की बात करूं तो आम राय के मुताबिक यहाँ पे मुस्तकबिल के हवाले से एक गैर यकीनी की सूरत हाल मौजूद है। महंगाई और बेरोज़गारी तो पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन अनलाइक पंजाब या सिंध, हमारे पास जो ज़ाती रिसोर्सेज होते हैं उनकी भी शदीद किल्लत है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स जिसे कहते हैं, यानी किसी चीज़ की पैदावार से लेके आज़ाद कश्मीर आने की जो उसकी प्राइस है, जो किराया पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा है। बेशुमार फैमिलियाँ बाहर होने की वजह से आसपास के जो उनके इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग्स में जो लोग रह रहे होते हैं, उनके ऊपर एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने का भी प्रेशर होता है। तो ये जो कंबाइंड फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से गुज़श्ता कुछ दहाइयों से जो आज़ाद कश्मीर का ओवरऑल एक लाइफस्टाइल है, वो महंगे से महंगा होता जा रहा है। लिहाजा हमारी आने वाली हर नस्ल लड़कपन से ही, आई मीन इट, सिंस द टीन एज, वो इसी में ही लग जाते हैं
کہ ہم نے فیوچر میں اپنا یہ لائف سٹائل یا اپنی فیملی کا لائف سٹائل کس طرح سے مینٹین کیے رکھنا ہے۔ اب دوسری طرف روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں، لہٰذا ون مین ریزن، ون موٹیویشن ٹو گو ابراڈ از کہ نوجوانوں کو یہ لگتا ہے کہ یہاں تو ان کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے خود ہی اپنے تئیں کسی طرح سے اپنا وہ لائف سٹائل یا اپنا بہتر مستقبل بنانے کے لیے خود ہی کوشش کرنی ہوگی۔ بٹ دا پرابلم اسٹارٹس ہیئر، جو لوگ خود پراپر اسٹڈی کے بعد کچھ ٹائم لے کے ویب سائٹس کے ذریعے یا آن لائن جو پروسیس ہوتا ہے امیگریشن کا، اس سے پراپر طریقے سے پراپر چینل سے اپلائی کرتے ہیں، یا جو اپنے خاندان کے جو ان کے لوگ وہاں پہ باہر آلریڈی سیٹلڈ ہوتے ہیں تھرو اسپانسرشپ یا ان کی پراپر گائیڈنس کی وجہ سے، یا ایون جو لیگل کنسلٹنسی فرمز کے ذریعے جو گائیڈ لے کے جاتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، ان کو تو ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن بڑی کثیر تعداد ایسے نوجوانوں کی بھی موجود ہے جو باقیوں کی جانے کی وجہ سے جنہیں لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا جو فیوچر ہے وہ اسی طرح سے ہی بنانا ہے جو ان کے سراؤنڈنگز میں موجود ہے۔ سو یہ چیز دیکھ کے جو ایجنٹس ہیں، جو ایک اس طرح سے غیر قانونی انسانی سمگلنگ کا ایک دھندا چلائے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک سپیس پیدا ہوتی ہے۔ اب انہیں یہ تو پتہ ہے کہ نوجوانوں نے ہر صورت باہر جانا ہی ہے کیونکہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، تو اس چیز کا، اس صورتحال کا فائدہ وہ ایجنٹس اس طرح سے اٹھاتے ہیں کہ سہانے خواب دکھاتے ہیں۔ وہ نوجوانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو وہاں جا کے بس سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر جنت آپ کو وہیں پہ ملنی ہے۔ اگر آپ 1000 پاؤنڈ کما لیں تو اس ٹائم فار ایگزامپل پاکستانی 3,60,000 روپے بنتے ہیں، لیکن اتنا ہی تو خرچہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ۔ سو اوورآل جب تک ایسے نوجوانوں کی وہاں پہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، اوسطاً جو 10 سے 15 سال لگتے ہیں سیٹلمنٹ میں، اس وقت تک وہ اپنی فیملی کو ایز سچ اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پاتے۔ کچھ ممالک مثلا یو کے میں اگر آپ بات کریں تو جو اللیگل سٹے ہے، ایک تو اللیگل امیگریشن کی بات ہے جس کی آج جو ہمارا موضوع ہے، ایک ہے اللیگل سٹے۔ کچھ ممالک کے اندر ہماری جو آزاد کشمیر یا پاکستانی ڈایاسپورا یا انڈین ڈایاسپورا جو موجود ہے، وہ کسی طرح سے اللیگل سٹے والوں کو کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ایک اچھی خاصی کمائی کر لیتے ہیں، جس میں ان کا اپنا خرچہ بھی چلتا ہے اور ساتھ ہی فیملیز کا خرچہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر یورپین کنٹریز یا جتنے بھی یورپین لیگیسی کے ملک ہیں، مثلا وہ پیسیفک میں موجود ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کہہ لیں یا کینیڈا کی بات کریں، ان کے اندر اللیگل سٹے کے ساتھ اچھی خاصی کمائی بہت مشکل، بلکہ آپ کہہ لیں ناممکن ہے۔ سو اگر ایسے ممالک میں نوجوان چلے جاتے ہیں تو وہاں انہیں 10 سے 15 سال آن ایوریج سٹرگل کرنا پڑتا ہے ایک اچھی کمائی والی سٹیج پہ پہنچنے کے لیے۔ تو ایک طرف 22 لاکھ روپے جیسے خبریں آ رہی ہیں اور جس طرح سے لاپتہ افراد کے گھر والے بتا رہے ہیں، 22 سے 25 لاکھ روپے اگر انہوں نے پے کیے ہیں جانے کے لیے، اور اس کے ساتھ 10 سے 15 سال کا جو عرصہ ہے، جو ان کی جوانی کا قیمتی ٹائم ہے، وہ اگر اس کی بجائے اگر کسی متبادل جگہ پہ وہ لگاتے تو کیا وہ ایک اچھا آپشن نہ ہوتا؟ میرے خیال میں 22 لاکھ روپے لگا کے یا انویسٹ کر کے اس کے اوپر اگر 2 سے 3 سال محنت کی جائے تو اچھا خاصا یہاں رہتے ہوئے بھی کمایا جا سکتا ہے۔ لیکن بزنس از ناٹ ایڈوائزڈ فار ایوری باڈی، کیونکہ جسے بزنس کے بیسک رولز کا نہیں پتہ، جو بزنس سے نابلد لوگ ہیں، انہیں اپنا پیسہ جسٹ غرق نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آپشنز ہیں۔ مثلا آپ نے ایک جگہ جانے کی کوشش کی ہے، وہاں آپ سکسیسفل نہیں ہوئے تو کسی اور جگہ ٹرائی کریں۔ اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ نے اسی ایک کنٹری آف یور انٹرسٹ میں پہنچنا ہے اور وہیں پہ ہے صرف آپ کے لیے روزگار۔ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن انسان صرف کوشش کر سکتا ہے۔ اگر ایک جگہ سے آپ ناکام ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کی بازی سمندروں کے اندر لگا دیں۔ ایسے میں نے پہلے بھی بات کی، ان نوجوانوں کے اندر بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان بھی لگتے ہیں، ویل آف فیملیز سے ان کا تعلق تھا، اللہ کرے وہ سٹل
इस दुनिया में मौजूद हों और सही सलामत वो अपने घर पहुँचें, तो उनके लिए इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बेशुमार और अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। आजकल तो इंटरनेट की दुनिया से स्किल्स हासिल करने के बाद कमाने के इतने मौके जो आज मौजूद हैं, वो इससे पहले शायद कभी ना थे। इस अपॉर्चुनिटी से भी फ़ायदा उठाना चाहिए। 10 से 15 साल लगाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, इवन 22 लाख रुपए 25 लाख दे के भी, और स्टिल 10 से 15 साल बाद भी पता नहीं होता कि हमारी वहाँ पे सेटलमेंट होनी है या हमें उन्होंने डिपोर्ट कर देना है। तो उस 10 से 15 साल की बजाय अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर 2 से 3 साल मेहनत करते हैं, तो बेशुमार ऐसी एवेन्यूज़ मौजूद हैं इस ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल तालीम वाले भी इनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। जिनकी मैथ अच्छी है, जिन्होंने लेट्स से बीएस मैथमेटिक्स किया है, बीएस स्टैट किया है, या जिनकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, वो इवन प्रोग्रामिंग वगैरह करके डाटा एनालिसिस की साइड पे भी जा सकते हैं। और उसके अलावा जिनके पास साइंस की डिग्रीज़ मौजूद हैं और उनके पढ़ाने के स्किल्स मौजूद हैं, ऑनलाइन ट्यूशन से भी लोग $2,500 तक भी कमाते हैं इसी पाकिस्तान के अंदर बैठ के। लाजमी नहीं है कि आप अपनी जान की जो बेट है वो समंदरों के अंदर लगाएं। अगर जाना है तो ज़रूर अपने जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे गाइड लें, या यहीं बैठ के कोई अच्छे स्किल्स हासिल करें, और अच्छे तरीके से बेहतर सोच के साथ हमें ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अब देखें, खुदा न खास्ता जो लोग चले गए हैं इस हादसे के अंदर, 22 लाख रुपए देने के लिए शायद उनको कोई प्लाट, घर का सोना या कोई और प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ी हो। तो ज़िंदगी के साथ साथ, जो कि सारी ज़िंदगी का एक दाग मुफारकत है अपने रहने वालों के लिए, बाकी जो उनके बचे हैं, उसके साथ साथ एक फ़ाइनेंशियल डेट भी वो अपनी फैमिली के ऊपर डाल गए हैं, शायद उसे पूरा करने में बहुत वक्त लगे। हमें इस हवाले से बेहतर सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। थैंक यू।